वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपका चैप्टर 19 जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय, ये चैप्टर गांधी जी द्वारा लिखा गया है। इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करेंगे। ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में गांधी जी ने जो सत्याग्रह आश्रम वो बनाना चाहते थे उसका अनुमानित व्यय का लेखा जोखा दिया है। लेखा जोखा यानी कि किन किन मदों में कितना खर्च लगभग हो सकता है, अनुमानित है यह पहले से ही अनुमान लगा के कि कितना व्यय किन किन मदों में होगा, इसके बारे में अनुमान लगा के उन्होंने अहमदाबाद सरकार को दिया कि अहमदाबाद सरकार को यह सारे खर्च उठाने चाहिए। तो ये जो सत्याग्रह आश्रम वो बनाना चाहते थे, यही सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनाया और वही 1917 में जाकर साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ और उसका नाम क्या पड़ गया, साबरमती आश्रम। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है लेखा जोखा से। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ होता है ना बहुत से काम जो है, हम हेल्पर्स की सहायता लेते हैं, जैसे कि बढ़ई मिस्त्री का काम है या लोहार का काम है या मकान बनाने का काम है या कुम्हार का काम है। ऐसे बहुत से काम हैं जो दूसरे लोगों पर हम निर्भर रहते हैं, स्वयं नहीं करते उन कामों को। गांधी जी जब इन्होंने पूरा लेखा जोखा बनाया अपने व्यय का आश्रम का, तो वो छेनी, हथौड़े, वसूले, लोहार का सामान, इन्होंने खेती का सामान, ये सभी इन्होंने उस व्यय में डाला। क्यों डाला था? यह सत्य है कि हमारे यहाँ अर्थात भारत में बहुत से काम लोग खुद ना करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूली इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि लोग कुटीर उद्योग, लोहार व बढ़ईगिरी आदि को बढ़ावा दें। गांधी जी चाहते थे कि लोग खुद से इन कामों को सीखें, बढ़ईगिरी का काम, लोहार का काम, खेती करने का काम या और छोटे मोटे कुटीर उद्योग वह स्वयं सीखें और स्वयं करें, जिससे कि वो क्या होगा, आत्मनिर्भर बने और छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह ना ताके। अब कभी आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है, बढ़ई के काम के लिए आप मुंह देखते हैं ना कि बढ़ई आए तब ये सही करे, इलेक्ट्रीशियन आए तब बिजली की चीज़ सही करे। इसी तरीके से लोहार के काम के लिए लोहार के लिए, मिस्त्री का काम के लिए मिस्त्री के लिए, दूध वाला आएगा तो दूध देगा, प्रेस वाला आएगा तो प्रेस के कपड़े लेके जाएगा, सफाई वाला आएगा तो सफाई करके जाएगा। तो क्या है, हम सभी पर अपने कामों के लिए निर्भर हैं। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने, किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है और थर्ड क्वेश्चन जो है ये दोनों आपको नहीं करने हैं, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। ओके, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है गांधी जी के चैप्टर से आपने देखा कि बहुत से काम वो दूसरों को सिखाना चाहते थे। आपने भी देखा होगा कई बार कि घर के छोटे मोटे काम है जो आप कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब ऐसे कामों की आपको सूची बनानी है जिन कामों को आप चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ और स्वयं करना चाहता हूँ। अब घर में देखिए कि ऐसे कौन से काम हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि किसी बाहर वाले पर ही आप निर्भर हैं। आपके घर में ऐसे बहुत से काम होंगे जिन्हें कि आप अपने मम्मी पापा से करवाते हैं, जबकि उन कामों को स्वयं कर सकते हैं, परंतु फिर भी मम्मी पापा से करवाते हैं। तो ऐसे कामों को देखिए जिन्हें आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो यह काम आपको स्वयं करना है, स्वयं निकालने हैं ऐसे काम कि जिन कामों को आप सीखना चाहते हैं और सीख कर ही छोड़ेंगे, मतलब उसको आपको सीखना ही है, यह अपने अंदर लाएंगे कि हमें ये काम सीखने ही हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं।
जब आपने ये चैप्टर को पढ़ा, जब इसको आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनसे आश्रम के उद्देश्य भी पता चलेंगे कि गांधी जी के इस आश्रम को बनाने के क्या उद्देश्य थे और उनकी कार्यप्रणाली क्या थी, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। हमें क्या पता चलता है इससे, गांधी जी का उद्देश्य क्या था? एक तो स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वावलंबन की भावना कि खुद पर निर्भर होना, स्वावलंबी बनना। जब हम खुद पर निर्भर होंगे, हमें कोई काम आता है, हम दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो हमारे अंदर स्वावलंबन की भावना भी जागृत होगी कि हम खुद पर निर्भर हैं। अतिथि सत्कार करना, अब इसमें आश्रम में गांधी जी ने ये भी रखा कि कुछ अतिथि भी आएंगे, कुछ परिवार वाले आएंगे, कुछ बिना परिवार वाले होंगे, तो उनके लिए हमें अलग से कमरों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका मतलब अतिथि का वो सत्कार भी करना चाहते थे। सबके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके आराम का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गई इस आश्रम में। तो ये क्या सिखाता है कि हमें अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, अब जो ज़रूरतमंद हैं उनको जिस तरीके की आवश्यक सुविधाएं यानी कि भोजन और उनकी ज़रूरी नेसेसिटी की जो भी चीज़ें हैं उनको सबको मुहैया कराना, ये भी इस आश्रम को बनाने का उद्देश्य था। बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, यानी कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो लोग यहाँ आश्रम में आके रह सकते हैं और छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे कि वो जो बढ़ई का, लोहार का या खेती करने का काम, इस तरीके के छोटे मोटे काम सीख सकते हैं। श्रम का महत्व समझाना, अब यहाँ पर गांधी जी का उद्देश्य एक और क्या था? श्रम का महत्व, श्रम यानी मेहनत। अब अगर वो आश्रम में रखते ये कि चलिए कोई भी जिसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, आए आश्रम में रहे और उसको फ्री का खाना मिलेगा, तो ऐसे लोग मेहनत का महत्व नहीं समझते। परंतु जब वहाँ आकर रहने के साथ ही वह मेहनत से कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, तो उसमें वो मेहनत का, श्रम का महत्व भी समझेंगे कि हाँ, मेहनत से कमाई गई रोटी और ज़्यादा अच्छी लगती है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और साथ ही गांधी जी का क्या उद्देश्य था कि छोटे मोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग क्या होते हैं? छोटे छोटे उद्योग धंधे जिसमें छोटी छोटी मशीनों से काम किया जा सकता है और पैसे कमाया जा सकता है, तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना जिससे लोग आत्मनिर्भर बने। चरखे, खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना, अब वो चरखे भी वहाँ पर रखना चाहते थे जिससे कि सूत का वो करके खादी बनाई जाए। जब खादी बनेगी तो उससे क्या होगा? अपने देश स्वदेशी जो आंदोलन उस समय चल रहा था उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जो भारत के रहने वाले लोग थे वो आत्मनिर्भर बनेंगे और खादी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कपड़ों के लिए हम अंग्रेजों पर निर्भर नहीं होंगे, उनके कपड़ों को त्याग कर हम स्वदेशी उसको अपनाएंगे, खादी को अपनाएंगे। सहयोग की भावना का विकास, जब एक ही जगह पर बहुत तरह के अलग अलग लोग रहकर और एक सा काम करेंगे तो उससे क्या होगा? आपस में सहयोग की भावना भी डेवलप होगी कि लोग एक दूसरे को सहयोग करना चाहेंगे और आपस में मेल जोल भी बढ़ेगा और उससे आंदोलन में भी सहायता मिलेगी। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। इस आश्रम की मुख्य कार्यप्रणाली कैसी थी कि सब लोग वहाँ सहयोग के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो इससे वो क्या है? आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और के यहाँ वो काम, तो ये भी कर सकते हैं कि वो अंग्रेजों के यहाँ जाके काम कर रहे हैं, अंग्रेज अपनी मनमर्जी से उनसे काम करवा रहे हैं, मनमर्जी से पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो उसमें उन्हें क्या है? वो आत्मनिर्भर नहीं हुए, दूसरे पर निर्भर हो गए कि वो चाहे जैसा काम करवाए। यहाँ वह चूंकि स्वयं का काम कर रहे हैं तो उससे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेक्स्ट, भाषा की बात में आपके है कि अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर, अनुमानित किससे बना है? अनुमान में हमने इत प्रत्यय, जब किसी शब्द के बाद कोई दूसरा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ कुछ बदल जाता है। इस प्रत्यय को जोड़ने पर अनुमान को न नित में परिवर्तित हो जाता है। न किस में परिवर्तित हो गया? ना में जब इत जोड़ दिया, ई जोड़ दिया तो नी हो गया और था नित, अनुमानित। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे प्रमाणित, इसमें भी इत बाद में लगा है। व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित,
चढ़, चित, इन सभी शब्दों में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको देखना है कि इसमें मुख्य शब्द कौन सा है और उसमें इत जोड़ने से क्या परिवर्तन हुआ। अभी इसको बाद में समझेंगे। इसके साथ ही क्या है, इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। इत की तरह से ही बाद में हम इक जोड़कर भी शब्द बनाते हैं, जैसे कि साप्ताहिक। अब साप्ताहिक में सप्ताह के साथ क्या जुड़ गया, इक जुड़ गया, तो क्या हो गया साप्ताहिक। नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें से मूल शब्द पहचानिए। अब आपको इत और इक के दोनों के शब्द दिए गए हैं, इन दोनों ही शब्दों के आपको क्या करना है, मूल शब्द जो है और उसको अलग अलग करके देखना है। ओके, जैसे मौखिक, नैतिक, संवैधानिक, पौराणिक, प्राथमिक और दैनिक, इन सभी शब्दों में, मूल शब्दों में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब इसका देखते हैं क्या होता है। जैसे प्रमाणित। अब प्रमाणित मूल शब्द में क्या है, प्रमाण मूल शब्द हो गया और प्रमाण में क्या जुड़ गया, इत। प्रमाण में इत जोड़ने से क्या बन गया, प्रमाणित। झंकृत, झंकृत झंकार से बना है, झंकार में क्या जुड़ा है, इत, तो क्या हो गया झंकृत। व्यथित, व्यथा से इत जोड़ने से क्या होगा, व्यथित, यानी कि व्यथा है, किसी की पीड़ा है, और जब इत जुड़ गया तो व्यथित यानी कि जो पीड़ित है। प्रमाणित, जो प्रमाण साक्ष्य हो गया, और प्रमाणित यानी कि जो प्रमाणित किया गया है, जिसके साक्ष्य हैं। द्रवित, द्रव प्लस इत, द्रव के साथ इत जुड़ गया तो द्रवित, द्रव द्रवित। मुखरित, मुखर के साथ इत जुड़ गया। शिक्षित, शिक्षा के साथ इत जुड़ गया। शिक्षा एजुकेशन हुई, और शिक्षित कौन हो गया, जो शिक्षा पाने वाला, जो शिक्षा पा चुका है वो कौन हो गया, शिक्षित हो गया। शिक्षित, द्रवित, मोहित, मोह प्लस इत, यानी कि मोह, किसी से मोह है, प्रेम है, और मोहित यानी कि किसी पर मोहित हो गया, किसी के प्रेम में डूब गया, मोहित हो गया। मुखरित, मुखर प्लस इत। चर्चित, चर्चा प्लस इत, यानी चर्चा यानी कोई चीज़ चर्चा में है, काफ़ी फेमस हो रही है, और चर्चित जो प्रसिद्ध हो चुकी है, चर्चित हो चुकी है, लोगों की बीच में चर्चा का विषय बन चुकी है। मौखिक, मुख प्लस इक, मौखिक किससे बना है, मुख से, और प्लस इक जोड़ के बना है, यानी कि मुंह से बोलने वाला मौखिक हो गया। नैतिक, नीति प्लस इक, नीति में इक प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, नैतिक। नीति मोरल्स हो गए, और नैतिक जो हमारी नीति क्या है, मोरल वैल्यूज़ ही होती हैं ना, अब वही मोरल वैल्यूज़ नैतिक बन गए। संवैधानिक, संविधान प्लस एक, जो संविधान में कोई चीज़ दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या हो गई, संवैधानिक हो गई। पुराण में जो चीज़ दी हुई है वो क्या हुई, पौराणिक। पौराणिक यानी कि पुरानी, बहुत अधिक पुरानी जो पुराणों में दी हुई है, तो वो क्या हो गई, पौराणिक। प्राथमिक, प्रथम प्लस एक, प्रथम प्लस एक यानी कि प्राथमिक, प्रथम है, और प्राथमिक, प्राथमिक यानी कि जिसको प्रथम पोजीशन दी गई है वो कौन हो गई, प्राथमिक। दैनिक, दिन प्लस एक, दिन, दिन हुआ एक, और दैनिक मतलब कि जो रोज दैनिक कार्यकलाप होते हैं हमारे, जो रोज कार्य करने वाले, वो क्या हो गए, दैनिक। नेक्स्ट दूसरा है कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जैसे शब्द हैं, इनमें क्या है, दूसरा शब्द प्रधान है, यानी कि गाड़ी शब्द प्रधान है। बैलगाड़ी किसकी बात हो रही है, गाड़ी की बात हो रही है। कौन कैसी गाड़ी है, बैल की जो गाड़ी है। घोड़ा में भी घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, तो वो दूसरा शब्द गाड़ी शब्द क्या हुआ, वो प्रधान हो गया। ऐसे इसको क्या कहते हैं हम, तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखने हैं आपको। तो पहले तत्पुरुष समास को और समझ लीजिए कि वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो।
यानी कि दो शब्दों को जोड़ के एक शब्द बना हुआ होता है, परंतु उत्तर पद या अंतिम पद मतलब जो दूसरा बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। अर्थात प्रथम पद गौड़, गौड़ मतलब जो मुख्य नहीं होता है, और उत्तर पद की प्रधानता हो। जैसे राजकुमार सख्त बीमार था। अब सेंटेंस है कि राजकुमार सख्त बीमार था। अब इसमें क्या है, तत्पुरुष समास। राजकुमार शब्द जो है उसका विग्रह अगर हम करें तो क्या होगा, राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। तो इस विग्रह पद में राजा जो है वो क्या है, पहला पद है, और कुमार यानी कि उसका पुत्र जो है वो क्या है, उत्तर पद, उत्तर पद है यानी अंतिम पद है। अब प्रश्न है कि कौन बीमार था, राजा या कुमार। अब हम अगर प्रश्न करते हैं कि कौन बीमार था, राजा या कुमार, तो इस सेंटेंस से क्या पता चला है कौन बीमार था, राजा का पुत्र बीमार था। तो मुख्य शब्द क्या हुआ, ये कुमार, कुमार हुआ ना, कि पुत्र, राजा का पुत्र बीमार था। उत्तर क्या मिलता है, कुमार। तो स्पष्ट है कि उत्तर पद की ही प्रधानता है। तो इसमें उत्तर पद कौन सा है, कुमार, और उसी की प्रधानता है, क्योंकि उसी से पता चला ना। अगर हम राजा को देखें कहानी तो राजा तो बीमार नहीं हुआ है, कौन बीमार हुआ है, राजा का पुत्र कुमार यानी। तो जो अंतिम पद प्रधान होता है या कि जिस पर वाक्य टिका होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। ऐसे ही आपके और शब्द आप जैसे कैसे ले सकते हैं, राह खर्च, क्रीड़ा क्षेत्र, तुलसी कृत और गंगा जल, वनवास, घुड़सवार, ये हैं और शब्द। ऐसे इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है, क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। जैसे राह खर्च है तो राह खर्च में राह के लिए खर्च, यानी कि खर्च किसके लिए किया जा रहा है, राह के लिए, रास्ते के लिए। तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा बनाई हुई, तो इसमें भी कृत प्रधान हुआ कि तुलसी, केवल तुलसी नहीं, तुलसी के द्वारा बनाई हुई, तुलसी कृत, तुलसी की बनाई हुई रचना, जैसे रामचरितमानस। गंगा जल, अब गंगा नहीं, सिर्फ किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जल की बात हो रही है। जल किसका, गंगा का जल। क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि क्रीड़ा के लिए जो भी, खेल के लिए जो भी क्षेत्र है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो किसकी प्रधानता है, सवार की, सिर्फ घोड़े की, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, घोड़े पर जो सवार है उसकी। तो सवार शब्द जो है उसकी प्रधानता है, घुड़सवार। वनवास, अब यहाँ पर क्या है, वनवास यानी वन में रहने वाला, वनवास वन में रहना। तो वन की प्रधानता नहीं हुई, किसकी प्रधानता हुई, कि वन में रहने की बात हो रही है, वनवास की बात हो रही है, केवल वन या जंगल की बात नहीं हो रही है। तो इन सभी में अंतिम पद प्रधान है, इसलिए इन्हें तत्पुरुष समास। तो आपको इस चैप्टर में से, लेखा जोखा में से केवल फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने हैं, और दूसरा नहीं करना है, दूसरा तीसरा नहीं करना है। और भाषा की बात में से आपको पहला वाला करना है ओनली, ठीक। भाषा की बात में से आप पहला वाला करिएगा, ओके।